दोस्तों, यूसीसी कानून को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में लागू कर दिया है, जिसके बाद पूरे भारत देश में यूसीसी के लागू होने की संभावना है। इसी कारण यूसीसी को लेकर सभी के मन में तरह तरह के सवालों से कंफ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि यूसीसी कानून क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसका अलग अलग धर्मों पर क्या असर पड़ेगा और भारत जैसे देश में इसे लागू करना किस हद तक सही है, और साथ ही बहुत से समुदायों के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो में आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में यूसीसी के बारे में। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए अब सवालों पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यूसीसी कानून। यूसीसी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून, जिसका मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक जैसा कानून। और आसान शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, विरासत और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी समुदायों के लिए एक जैसे नियम और कानून का होना। सीधे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून। लेकिन फिलहाल अभी भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहाँ कई पर्सनल लॉ यानी निजी कानून धर्म के आधार पर हैं। भारत में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके अपने कानून हैं। इस्लाम धर्म के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय कानून को ही मानते हैं। चलिए जान लेते हैं कि पहली बार समान नागरिक कानून का जिक्र कब हुआ था। समान नागरिक कानून का जिक्र सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई थी। इसमें विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बी.एन. राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुसलमान, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे और भारत की आजादी के बाद भी समान नागरिक कानून पर चर्चा होती रही थी। आजादी के बाद समान नागरिक कानून पर सभी सदस्यों के अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि समान नागरिक कानून भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक नहीं होगा, जबकि अन्य सदस्यों का मानना था कि समान नागरिक कानून देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। इसके अलावा समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है और ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के रूप में लागू है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी है,
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भी कहा था कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता पहले से ही मौजूद है। इनमें मूल तत्व समान हैं और पूरे देश में लागू हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस मुद्दे पर यह भी मानना था कि समान नागरिक संहिता कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। हालांकि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में भी आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार का दायित्व है। संविधान का ये अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। दोस्तों, भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन एक समान नागरिक कानून नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता देश में लागू करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी बीते 4 दशकों में अपने अलग अलग कई फैसलों में सरकार को एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रेरित करता रहा है। चलिए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। ट्रिपल तलाक से जुड़े साल 1985 के चर्चित केस मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों की बजाय भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 सिर्फ मृत पत्र जैसा हो गया है, एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी। इसी तरह सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता है। इस मामले में कहा गया कि समान नागरिक कानून इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह विवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगा। फिर सन 2015 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। फिर सन 2017 के शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए एक कानून का निर्माण करना चाहिए। फिर 2020 के एक मामले में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन सभी फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ 2021 में
विधि आयोग के पारिवारिक कानून में सुधार पर साल 2018 में सरकार को कानूनी बदलाव की सलाह देने वाले सलाहकार निकाय लॉ कमीशन ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता न आवश्यक है और न ही वांछित है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है। देश की सरकार का कहना और मानना है कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट यानी विवाह संबंधित कानून हैं, जिसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है और इसी कारण देश में समान नागरिक संहिता की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए, जिससे अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर पड़ रहे दबाव को समाप्त किया जा सके। क्योंकि वर्तमान समय में लोग शादी और तलाक जैसे मुद्दों के निपटारे के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून की तरफ ही जाते हैं। साथ ही इसका एक खास उद्देश्य यह भी बताया जाता है कि महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि जब यह कानून लाया जाएगा तो यह उन कानूनों को आसान बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल और शरीयत कानून दूसरों के आधार पर अलग अलग हैं। अब इन सब बातों से एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अभी तक भारत में समान नागरिक संहिता क्यों लागू नहीं हो पाई, इसे लागू करना कठिन क्यों है। भारत का सामाजिक ढांचा बेहद विविध और विशाल है, जिसकी वजह से समान नागरिक कानून को एकीकृत करना बेहद मुश्किल है। हालत यह है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और भले ही हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हों, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाता है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पूरी तरह से सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी और अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग अलग हैं। वहीं कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसी तरह ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल्य राज्यों जैसे कि नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का ही पालन किया जाता है, ना कि धर्म का। कहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन पता नहीं क्यों देश में किसी भी नए मुद्दे को हमेशा हिंदू मुसलमान दृष्टिकोण से क्यों सोचते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे देश में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है। आदिवासियों के नियम उनकी परंपरा के हिसाब से हैं और वो उसी से चलते हैं। और अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो आदिवासियों की परंपराओं का क्या होगा। इस पर आदिवासी संगठनों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों खास तौर पर नागालैंड और मिजोरम में भी समान नागरिक संहिता का विरोध हो सकता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46%, मेघालय में 86.15% और त्रिपुरा में 31.76% आबादी अनुसूचित जनजाति हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में आदिवासी आबादी की अहमियत को दिखाते हैं। विधि आयोग ने
2016 में समान नागरिक संहिता पर लोगों से राय मांगी थी, जिस पर आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो उस वक्त कहा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पहले से ही समान नागरिक संहिता मौजूदा समय में लागू है। भारत के किस राज्य में लागू है समान नागरिक संहिता? भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है, क्योंकि साल 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता 1867 गोवा सिविल कोड 1867 के रूप में जाना जाता है, जो सभी समुदायों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। साथ ही गोवा राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए समान फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी और संपत्ति पर पति पत्नी को समान अधिकार मिला हुआ है। हालांकि यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, क्योंकि कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग नियम हैं। जैसे कि मुसलमानों को गोवा में 4 शादी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन गोवा में हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। और अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि अगर अभी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, तो फिर इसकी जगह कौन से कानून उपयोग किए जा रहे हैं? अभी भारत में समान नागरिक संहिता की जगह उपयोग होने वाले कानून, बाकी के भारत में अभी फिलहाल धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉ का पालन किया जाता है, और साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इन कानून में सभी नागरिकों के लिए समान नियम और कानून लागू हैं, लेकिन धार्मिक मामलों में अलग अलग धर्म के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं, जिनमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए भारत जैसे विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। इसके अलावा अगर भारत से बाहर दूसरे देशों को देखा जाए तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। दुनिया के किन देशों में लागू है समान नागरिक संहिता? पहली बात तो ये कि किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता हो। हालांकि समान नागरिक संहिता को मानने वाले देशों की लंबी सूची है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं जो समान नागरिक संहिता को मानते हैं। इन देशों में सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून है। इन जगहों पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए उनका अपना कानून नहीं है।
हालांकि कुछ मामलों के लिए समान नागरिक या आपराधिक कानून भी लागू हैं। इसके साथ ही यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अब बात आती है भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने पर क्या क्या बदलाव होंगे और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर भारत में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इसके तहत अलग अलग समुदायों की मान्यताओं के अनुरूप बनाए गए पर्सनल लॉ या फैमिली लॉ को हटा दिया जाएगा और सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। ये पर्सनल लॉ विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे जटिल विषयों पर बनाए गए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी सभी के अपने अपने फैमिली लॉ हैं। देश की सरकार का मानना है कि पर्सनल लॉ एक देश की भावना जगाने की राह में अवरोध है। मतलब कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो हिंदू, बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के सभी निजी कानून निरस्त हो जाएंगे। साथ ही यूसीसी के लागू होते ही देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम और कानून होंगे। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकेगी। शरीयत के मुताबिक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकेगा। यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम और कानून होंगे। समान नागरिक संहिता पर देश की वर्तमान सरकार का तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए सभी धर्मों में मौजूदा पारिवारिक कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एक रूपता आएगी। इसके अलावा कुछ बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। मुस्लिम महिलाओं के हलाला और इद्दत की परंपरा को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दे दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि लड़कियां कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकें। गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो संपत्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। नौकरी पेशा पति की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में पति के माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। इन सब बातों को देखते हुए देश में समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध भी होता रहा है। देश में समान नागरिक संहिता का विरोध अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध करते आए हैं। विरोध में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए हर धर्म के लोगों पर समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। यह बोर्ड दलील देता है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है। इसी संवैधानिक अधिकार की वजह से अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को अपने रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के मुताबिक अपने अलग पर्सनल लॉ के पालन करने की छूट दी गई है। और खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मानना है कि समान नागरिक संहिता से
खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा। खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय को संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से अल्पसंख्यकों के अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। लेकिन इन सब विरोधों पर मौजूदा सरकार का यह कहना है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इन सब बातों से कुछ सवाल पैदा होते हैं जिनका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि अगर भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो देश में कौन सा सिद्धांत लागू होगा, हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई। मतलब कि सरकार को समान नागरिक संहिता पर कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा, गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होगा, तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा और संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यूसीसी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कानूनी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन ऑन जरूर कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।